राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजस्थान में 23 नवंबर की तारीख मतदान के लिए मुकर्रर कर दी है चुनाव आयोग ने और 3 दिसंबर को राजस्थान के नतीजे सामने आ जाएंगे। इसी के साथ अन्य 4 राज्य मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना की तारीखों का भी ऐलान हो गया है और तमाम 5 राज्यों में 7 से लेकर 30 नवंबर तक मतदान होगा। मिजोरम में 7 नवंबर मतदान की तारीख होगी, वहीं छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर होगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक ही चरण में चुनाव होगा, तेलंगाना में भी एक ही चरण में चुनाव होगा और इन सब के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आ जाएंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार बननी है। लेकिन बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान में 23 नवंबर की तारीख मुकर्रर है मतदान के लिए, जिस दिन यहां अबूझ सावा है और असंख्य शादियां हैं। इसके बावजूद राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा और अबूझ सावे पे जितनी शादियां होती है वैसी अन्य सावों पर नहीं होती है। ऐसे में निश्चित मानिए कि बहुत सारी जगह 200-500 की जहां हार जीत का स्थिति बनेगी, वहां मतदान वाले दिन जो शादियां होगी उनका असर निश्चित तौर पर मतदान पर होगा। यह तो मतदान की तारीखों की बात हुई, लेकिन तारीखों का ऐलान होने के साथ ही भाजपा ने सबसे पहले राजस्थान में अपने 41 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। सूची में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि 7 सांसदों को भाजपा ने मैदान में उतार दिया है। लेकिन जैसा कहा जा रहा था कि भाजपा ने सभी सांसदों से कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन टफ सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन पहली सूची में जिस तरह से 7 सांसदों को मौका दिया गया है, उससे लगता है कि सांसदों को बड़ी आसान सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया गया है। इन 7 सांसदों में से राजसमंद की सांसद दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर विधानसभा सीट से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया, जहां से भाजपा लगातार चुनाव जीतती रही है और इसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है। इसके बावजूद दिया कुमारी को एक आसान और सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बना दिया गया है। वहीं जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा विधानसभा से मौका दिया गया है और झोटवाड़ा विधानसभा सीट पिछले 3-4 चुनाव से देखें तो कभी भाजपा कभी कांग्रेस के खाते में जाती रही है। ऐसे में वह सीट भी बहुत ज्यादा टफ नहीं कही जा सकती भाजपा के लिए। वहीं तीसरे सांसद हैं अलवर के बालकनाथ को तिजारा से उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि कहा यह जा रहा था कि उन्हें बहरोड से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन बालकनाथ को तिजारा से मौका दिया है। वहीं अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी को अपनी पुरानी विधानसभा सीट किशनगढ़ से मौका दिया गया है। वहीं झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार को एक बार फिर उनकी पुरानी सीट मंडावा से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं देवजी पटेल को सांचौर से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह से राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर भेजा गया है। कुल मिलाकर भाजपा ने अपने 7 सांसदों को अलग अलग क्षेत्रों से मौका दिया है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि भाजपा की रणनीति है कि भाजपा अपने सांसदों को उन सीटों से उतारे जहां की भाजपा कमजोर है, ताकि आसपास की अन्य सीटों पर भी असर पड़े। लेकिन जिस तरह से सुरक्षित सीटों पर कमोबेश जिन सीटों पर भाजपा वैसे ही मजबूत नजर आ रही थी, उन्हीं सीटों पर भाजपा ने अपने सांसदों को उतार दिया है। यह रणनीति किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के उपराष्ट्रपति रहे और राजस्थान में भाजपा के संस्थापक सदस्य और मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी, जो कि विद्याधर नगर विधानसभा सीट से लगातार 3 बार विधायक बनते रहे हैं और अच्छे मार्जिन से बनते रहे हैं, उनका टिकट काटकर दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। यानी कि यह रणनीति भी किसी के समझ में नहीं आ रही, क्योंकि विधानसभा सीट विद्याधर नगर भाजपा का गढ़ मानी जाती है। वहां भाजपा को उम्मीदवार बदलना था, किसी को भी टिकट दिया जाता तो निश्चित तौर पर भाजपा का गढ़ में वह भी शायद उम्मीदवार मजबूत रहता। लेकिन इसके बावजूद दिया कुमारी को वहां से उतारा गया है सुरक्षित सीट से। ऐसे में इस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत को हटाकर अब राज्यवर्धन सिंह को लाया गया है और राजपाल सिंह शेखावत
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खेमे के खास सिपह सालार माने जाते हैं। उनका टिकट काटने का मतलब जयपुर में यही लगाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थकों को साइडलाइन करना शुरू हो गया है पहली सूची से। वहीं इसी सूची में एक और महत्वपूर्ण नाम है कालूलाल गुर्जर का, जो वसुंधरा राजे खेमे के बेहद मजबूत नेता माने जाते थे, लेकिन उन्हें भी भीलवाड़ा के मांडल से टिकट नहीं दिया गया है। यानी कि यह दूसरा चेहरा है जिसे वसुंधरा राजे का खास माना जाता था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। इसी तरह से माना यह जा रहा था कि रोहितास शर्मा की भी जल्दी ही भाजपा में वापसी होगी और वे बानसूर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बानसूर से देवी सिंह को टिकट मिल गया। ऐसे में रोहितास शर्मा की संभावनाएं भी लगभग समाप्त हो चुकी हैं। वहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछली बार गुर्जर मतदाताओं ने सचिन पायलट के चेहरे पर कांग्रेस की तरफ रुख किया था। इस बार भाजपा ने 41 में से 4 गुर्जर नेताओं को टिकट दिया। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला के पुत्र विजय भैंसला को इस बार देवली उनियारा से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं नगर सीट पर जवाहर सिंह बेढ़म, वे भी गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख चेहरों में माने जाते रहे हैं, गुर्जरों के प्रमुख नेताओं में माने जाते रहे हैं, उन्हें भी भाजपा ने मौका दिया है। कुल मिलाकर बात करें तो वर्तमान विधायकों में से इस सूची में बहुत ज्यादा नहीं है, 1-2 विधायकों को फिर से भाजपा ने मौका दिया है। कुल मिलाकर पहली जो 41 लोगों की सूची है, ये वही सूची है जिस पर 7 दिन पहले भाजपा ने अंतिम मोहर लगा दी थी। उनमें से सिर्फ एक सीट रोकी गई है, डीडवाना, जहां से कहा जा रहा था कि ओमदास महाराज चुनाव लड़ सकते हैं, उनको भाजपा टिकट देना चाहती थी, लेकिन ओमदास महाराज ने डीडवाना से चुनाव लड़ने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। उसके बाद आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति का भी उनकी धुनी पर दौरा हुआ था सीकर जिले के दौरान। ऐसे में माना जा रहा था कि शायद ओमदास महाराज मान जाएंगे, वे डीडवाना से चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसे में भाजपा ने सिर्फ 41 नामों की पहली सूची जारी कर दी। वहीं जब चुनाव घोषणा हो रही थी, उधर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग दिल्ली में चल रही थी और उस मीटिंग में कांग्रेस ने अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस अब सिर्फ जात आधारित राजनीति करेगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने यही बात दोहराई कि हम जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, हम जिस स्टेट में राज में आएंगे वहां जातिगत जनगणना करवाएंगे और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी करवाएंगे। यानी कि पूरी तरह से कांग्रेस का चुनाव अब जाति आधारित होगा, यह बिल्कुल स्पष्ट है। वहीं उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इधर आचार संहिता लगना आज तय थी। सुबह शेड्यूल तय करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इसकी सूचना प्रेस को दे दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन इधर आनन फानन में आज राजस्थान में एक के बाद एक राजनीतिक नियुक्तियां करी गई हैं और कई बोर्ड में सदस्य और अध्यक्ष बना दिए गए हैं। हालांकि यह भी तय है कि जब नई सरकार आती है, अब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, नई सरकार आती है तो पुरानी सरकार की ओर से जो नियुक्तियां बोर्ड निगमों में होती है उन्हें एक लाइन के प्रस्ताव में समाप्त कर देती है। ऐसे में जो बोर्ड निगम के अध्यक्ष लास्ट दिन बने हैं, सदस्य बने हैं, उनका वजूद क्या रहेगा यह सबको पता है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने उन नियुक्तियों को स्वीकारा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के एक सदस्य हैं राधेश्याम सिंह तंवर, जिन्हें बनाया गया था, उन्होंने सदस्य बनते ही इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़े खरे खरे शब्दों में बहुत सारी बातें कही और कहा कि आपके सलाहकारों ने आपको गलत सलाह दी है। मैं एक बोर्ड का पहले चेयरमैन रह चुका हूं, ऐसे में मुझे सदस्य बनाया गया और मैं इस सदस्यता को ठुकराता हूं, मैं इस्तीफा देता हूं। वहीं राधेश्याम सिंह तंवर ने एक वीडियो जारी करके यह भी कहा है कि यदि आपने अपने सलाहकारों के अनुरूप ऐसे ही टिकट बांटे तो राजस्थान में कांग्रेस का रखवाला भगवान ही होगा। यानी कि राधेश्याम सिंह तंवर, जिन्हें आज ही सदस्य बनाया गया था, उन्होंने काफी रोष में अपना इस्तीफा दिया है। वहीं आरपीएससी के एक सदस्य बनाए गए हैं केसरी सिंह,
उसे लेकर ओबीसी की जातियों में काफी रोष देखा जा रहा है। रोष इस बात का है कि केसरी सिंह सोशल मीडिया पर अक्सर आरक्षण के विरोध में लगातार लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं और पिछले दिनों आनंद पाल के याद के अंदर एक रक्तदान शिविर लगाया गया था, उसमें भी उनकी प्रमुख भूमिका सामने आई थी। ऐसे में ओबीसी की बहुत सारी जातियां आरपीएससी सदस्य के रूप में केसरी सिंह के खिलाफ है। वहीं पिछले दिनों चर्चा थी कि रिचपाल मिर्धा पूर्व विधायक भाजपा में जा सकते हैं। ऐसे में वीर तेजाजी बोर्ड में उनको अध्यक्ष बनाया गया है और जब चुनाव आयोग की कॉन्फ्रेंस थी उससे ठीक 15 मिनट पहले उनकी नियुक्ति के आदेश निकाले गए। ऐसी ही बहुत सारी नियुक्तियों के आदेश जल्दी जल्दी आनन फानन में निकाले गए, लेकिन यह तय है कि बोर्ड निगमों की जितनी भी नियुक्तियां अंतिम दिन में हुई है, भले ही उन्होंने अपना कार्यभार कुछ लोगों ने ग्रहण कर लिया हो, लेकिन यह तय है कि नई सरकार आते ही एक लाइन के प्रस्ताव में इन सब नियुक्तियों को हमेशा खत्म कर देती है और अपने हिसाब से नए लोगों की नियुक्ति देती है। ऐसे में भले ही कुछ लोग अंतिम दिन अध्यक्ष सदस्य बनकर खुश हो सकते हैं, लेकिन नतीजा सबको पता है। कुल मिलाकर अब जब चुनावी घोषणा हो चुकी है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है, भाजपा ने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है, राजस्थान का रण शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि कांग्रेस कब तक अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करती है, जबकि कांग्रेस 2 महीने पहले ही सूची जारी करने की बात कर रही थी। लेकिन अभी तो राजस्थान की पीईसी की बैठक भी, अंतिम बैठक जो महत्वपूर्ण बैठक होती है, वह नहीं हुई है। उस बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव दिया जाता है, वह प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी तय करती है, कुछ नामों को, पैनलों को देखती है। उसके बाद में जब एक एक नाम तय हो जाते हैं, उन नामों को लेकर सीईसी में भेजा जाता है और उसके बाद सीईसी में चर्चा के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी होती है। ऐसे में लगता है कि कांग्रेस की पहली सूची नवरात्रों से पहले आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया अभी शुरू ही नहीं हुई है। हाँ, चुनावी राज्यों में से मध्य प्रदेश को लेकर सीईसी की बैठक हो चुकी है। कहा जा रहा है कि वहां के 140 नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, लेकिन राजस्थान में अभी बहुत सारी कवायदें हैं, नेताओं के बीच में खिंचाव है। कई पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, कई प्रभारी बनाए गए हैं, जोन प्रभारी बनाए गए हैं, पीसी सदस्य है, स्क्रीनिंग है, उसके बाद में पर्यवेक्षक बनाए गए, उसके बाद मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में मधुसूदन मिस्त्री है। इन सब के बीच में चर्चा होकर जब पैनल जाएंगे, उसी के बाद में कांग्रेस के अंदर उम्मीदवारों के अंतिम नामों पर मोहर लगेगी। ऐसे में कांग्रेस की सूची नवरात्रों से पहले आने की संभावना नहीं है। अब देखना यह है कि जिस तरह से भाजपा ने अपने बड़े नाम यानी सांसदों को मैदान में उतारा है, बहुत सारे बड़े नामों को उन्होंने घर बिठा दिया, जबकि वे सिटिंग विधायक थे, लगातार जीत रहे थे। अब कांग्रेस क्या इतना बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है कि वह अपने कुछ विधायकों को, जिनकी की हारने की संभावना है, मंत्रियों के हारने की संभावना है, उनके टिकट काटने का जोखिम उठाएगी, नए लोगों को मौका देगी, या महिला आरक्षण को लेकर बड़ी बड़ी बात करने वाली कांग्रेस हमेशा से ज्यादा महिलाओं को टिकट देने की बात करेगी। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा और इसी पर कांग्रेस का सारा चुनाव टिका हुआ होगा।